तो साथियों जिंदाबाद। और चूंकि अभी बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं दिख रहा है इस पे, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि उससे आवाज अगर गड़बड़ हो जाए तो मैं अपना वीडियो हटा दूंगा और वैसे ही चलते रहने दूंगा। तो साथियों जैसा कि आप सबके ध्यान में है कि राजस्थान काफी समय से विभिन्न प्रकार के नए नए, यूं कह सकते हैं कि कानूनों को और नए सामाजिक सुधार के सिस्टम को लाने में और उसके लिए आंदोलन करके अपने अधिकारों को प्राप्त करने में अग्रणी रहा है। और जैसा कि आप सबकी जानकारी में है कि राजस्थान ने दो बड़े कानूनों की पैरवी करी थी और उसमें अगुवाई करी थी, जो कि सूचना का अधिकार कानून है और उसके बाद हम जो नरेगा कानून, जिससे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। तो ये दोनों ही कानून भी राजस्थान की जनता के आंदोलन के द्वारा एक तरीके से निकल के आए। उन्होंने अगुवाई करी, पूरे हिंदुस्तान में उसको एक तरीके से मूवमेंट के रूप में तब्दील हुआ और भारत में ये दोनों कानून एक तरीके से बने। तो राजस्थान की इसी पैरवी और इसी अगुवाई की कड़ी में अभी राजस्थान में कुछ नए परिवर्तन हुए हैं। कुछ बातें जो अभी मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में हमने सुनी हुई थी, तो राजस्थान की सरकार ने उन बातों को जो जनता के घोषणा के पत्र में या जन घोषणा पत्र जो जनता के द्वारा बना हुआ था, उनकी कई चीजों को इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार ने करी है। उसी कड़ी में एक घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण हुई है वो है न्यूनतम आय का कानून, जिसको हम मिनिमम इनकम एक्ट के रूप में कह सकते हैं। अभी उसके बारे में घोषणा हुई है कि सरकार इस तरीके का एक प्रोविजन करेगी, इस तरीके के कानून के अंतर्गत प्रोविजन करेगी कि राजस्थान के रहने वाले नागरिकों को न्यूनतम आय जो कम से कम 1,000 रुपए या इससे ज्यादा हो सकती है, वो प्रति व्यक्ति को सुनिश्चित कराई जा सके जब से वो वयस्क है और उसके बाद वो उसकी पेंशन के रूप में उसकी मृत्यु तक, जब वो पेंशन की एज में आ जाए तो फिर पेंशन चालू हो जाए इनकम के रूप में और वो उसकी मृत्यु तक उसे मिलती रहे। ये व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा के ढांचे में और एक तरीके से जब आप कार्य करने के लिए सक्षम हैं तो उस समय आपको काम के अधिकार के रूप में हर नागरिक को उसकी सम्मान पूर्वक जीने के लिए सम्मान के साथ काम करते हुए आय की एक सुनिश्चितता कराने के ऊपर एक अच्छा कदम हम कह सकते हैं। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं उसमें इस बात को यूं सोचना पड़ेगा कि क्या सीधा ही सरकार ने कोई व्यवस्था कर दी है या सरकार ने कोई एक कड़ी के रूप में करी है। तो मैं आपको इसमें अभी जो कानून का रूप बन रहा है और जो उम्मीद है कि अभी जुलाई के अंदर, जो अभी जुलाई चल रहा है, इसी जुलाई में विधानसभा का सत्र चलेगा और उस सत्र में ये कानून पास होने की संभावना है। तो मैं उस कानून के प्रोविजंस या धाराओं को अलग अलग तरीके से तो व्याख्यात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा उसकी एक जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूं। तो जो एक बात है कि कानून के नाम से ही कई चीजों का परिलक्षित होता है। तो यहाँ जो बात है वो है न्यूनतम आय का अधिनियम, न्यूनतम आय की व्यवस्था करने का काम है। तो हम अगर ये देखें कि एक वयस्क होने के बाद एक व्यक्ति की आय तब शुरू हो सकती है जब उसे कोई रोजगार मिले, जब उसे कोई काम मिले, और ये रोजगार और काम की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए तो ये काम की सुनिश्चितता होगी, ये काम की एक तरीके से गारंटी होगी। और यदि काम की गारंटी होगी तभी हम उसे कहेंगे कि वो लगातार हमारे आय के रूप में कहलाई जाएगी।
अब वो आय कितनी होगी ये अपने आप में एक सवाल है कि क्या वो एक व्यक्ति की आय न्यूनतम मजदूरी के बराबर होने पर ही वो आय कहलाएगी या उससे कम होगी। तो वो तो एक बड़ा विषय है जिसके ऊपर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं, और उसके रूप भी हैं जो कि ये कहते हैं कि सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वो न्यूनतम मजदूरी का जो प्रावधान है उसके तहत राज्य सरकार ने अपनी न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है कि एक नागरिक को 8 घंटे के काम करने पर कितना मिलना चाहिए। तो अभी 259 है, तो ये एक तरीके से कहा जाए तो कि इतनी आय सरकार को देनी चाहिए अगर सरकार ऐसा कोई कानून लाए। तो अभी हम इसके न्यूनतम आय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मिनिमम वेज की बात नहीं कर रहे। तो सरकार ने अभी जो सोचा है उसमें यह है कि कोई भी परिवार के अंदर रहने वाला व्यक्ति है तो उसको रोजगार की व्यवस्था करे। तो आपके सामने है कि ये नरेगा के अंतर्गत एक व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मिलती है। तो जहां भी पंचायतों का कार्यकाल है या जहां पंचायतें हैं वहां पर ग्रामीण विकास भारत सरकार के द्वारा नरेगा योजना का क्रियान्वयन होता है, और इसके तहत हर परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। और राजस्थान सरकार ने इसमें 25 दिन और बढ़ाए। अब ये जो 25 दिन और बढ़ाए हैं यानी कि पूरा हो गया 125 दिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। तो ये 25 दिन जो बढ़ाए हैं जिसकी घोषणा करी है उसको योजना के रूप में रखा है, अभी इसका कानून नहीं बना है। तो ये जो कानून आएगा ये उसकी एक तरीके से उसका सम्मिलितीकरण होगा कि गांव में रहने वाले लोगों का भी 25 दिन का रोजगार उसमें एड ऑन किया जा सके। फिर बात आती है कि क्या शहर में रहने वाले लोगों की भी न्यूनतम आय फिक्स होगी। तो शहर के लिए अभी आपने सुना ही होगा कि इंदिरा गांधी शहरी मजदूरी योजना, में भूल रहा हूँ सॉरी इसका नाम। तो इंदिरा गांधी जो ये योजना है शहर में वो भी 125 दिन की मजदूरी की व्यवस्था करती है। तो शहर में रहने वाले नागरिकों परिवारों को भी 125 दिन और ऐसे ही गांव में रहने वाले परिवारों को भी 125 दिन की मजदूरी आय या यूं कहें कि रोजगार सुनिश्चित होगा जिससे कि उनकी न्यूनतम आय फिक्स की जा सके। और इसी को अगर हम देखें कि ये इस कानून के अंतर्गत अगली कड़ी आती है पेंशन के रूप में कि यदि व्यक्ति 55 साल का हो गया है और 58 साल का हो गया है, महिला है तो 56 साल की और पुरुष है तो 58 साल का, ऐसी सूरत में उनकी पेंशन शुरू होगी। और वो जो पेंशन शुरू होगी वो पेंशन की भी सुनिश्चितता करी है कि अब वो कम से कम 1000 रुपए की प्रति माह हो। और इसके अंदर एक चीज और डाली है कि बढ़ोतरी 15% से की जाएगी, ये घोषणा है। अब इसको भी कानून की परिधि में रखना जरूरी है, तभी ये योजना से कानून के रूप में लोगों को अधिकार के रूप में सुनिश्चित हो पाएगी। तो ये न्यूनतम आय का ये जो सिलसिला है वो गांव, शहर और बुजुर्ग होने पर भी आपको 1000 रुपए की न्यूनतम आय का एक तरीके से कानूनी अधिकार सरकार देने की घोषणा कर रही है। अभी कानून बना नहीं है लेकिन ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है। और उसको अगर हम मोटे तर्जे पर देखें तो ये साफ दिखता है कि जो मजदूरी है 125 दिन में मिलेगी 100 दिन की, चाहे वो गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं उनके परिवार की। तो उसमें 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटा मोटा ये मान के चलें कि हर परिवार के हर सदस्य को अगर 100 दिन काम कर लेते हैं तो 4 का अगर आंकड़ा मानते हैं तो 1000 रुपए की एक आय की सुनिश्चितता उनको सरकार की तरफ से मिल जाएगी। किसी मामले में ये ज्यादा भी हो सकती है अगर परिवार के सदस्य हैं कम, और किसी मामले में जहां परिवार के सदस्य ज्यादा हैं तो वहां ये 1000 रुपए का आंकड़ा नहीं बैठेगा। लेकिन काम करने वाले सक्षम व्यक्तियों को अगर हम निकालेंगे हर परिवार में से तो वो मोटा मोटा उस आंकड़े तक पहुंच जाएंगे कि 1000 रुपए की एक न्यूनतम आय व्यक्ति प्राप्त करेगा। जब तक वो काम कर सकता है 55-56 वर्ष तक, तब तक तो वो इन योजनाओं के तहत, और ये जब वो काम नहीं कर सकते हैं पेंशन के हकदार हो जाएंगे तो पेंशन के रूप में वो आय उन प्रति व्यक्ति को मिलेगी।
इस तरह की कानून की बात सरकार ने घोषणा में करी थी, और अब ये कानून लाना सरकार के लिए और भी जरूरी है, क्योंकि नागरिकों ने इसके लिए ठान लिया है। तो ये जो कानून है वो अभी घोषणा के रूप में है, और हकीकत में इस जुलाई में आ जाए इस विधानसभा के अंदर, ये सब हमारी मंशा है। इसके लिए राजस्थान की जनता मिलके एक पूरा प्रयास कर रही है, अपनी तरीके से उस आंदोलन और उस अभियान को चला रही है, जिससे कि सरकार अपनी की गई घोषणा को कानून में सुनिश्चित कर सके। तो मैं अभी के लिए यहीं विराम देता हूं, और फिर हम इसके अंदर और सवाल जवाब में आगे बढ़ सकते हैं। जी धन्यवाद कमल जी। हम आगे बढ़ाते हैं, आप थोड़ा, हाँ ठीक है कमल जी। आप कमल जी ने जो कहा है, ये जो 125 दिन की रोजगार की गारंटी, जो शहरी और ग्रामीण रोजगार की गारंटी की बात की है कमल जी, उस पे किसी को अगर कुछ सवाल है तो वो सवाल कर सकते हैं। अपना हाथ खड़ा करे और उसके बाद हम सवाल ले लेंगे उस पे, अगर कोई सवाल है तो। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में कोई भी सवाल है तो आप अपना सवाल चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं। अगर आपका कुछ सवाल है, अगर आप नहीं पूछना चाहते हो, आप सब अपना सवाल चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं, हम वहां से ले लेंगे। जैसे कमल जी, ये जो विधायक है, ये अब किस स्तर पर है, ये कैसी अभी सरकार की तरफ से? शुभम मैं तैयार हूँ जी। तो हम, ठीक है, मेरा एक सवाल था वो मैं बाद में पूछता हूँ कमल जी आपसे। तब तक हम शंकर जी से, नहीं शंकर जी आप तब तक बोल लीजिए कि पेंशन के बारे में, ये जो सामाजिक सुरक्षा है, तब वो हम सुन लेते हैं उसके हिस्से पर। तो धन्यवाद। कमल ने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया कि सरकार की मंशा क्या है। मैं पेंशन वाले मामले में बताना चाहूंगा, और इसकी जो आत्मा है उसके बारे में ही बात करना चाहूंगा। ये पेंशन अभी तक जो देते हैं ना, तो सरकार बिल्कुल मजाक के रूप में पेंशन देती है। मैं आपको बताऊं, अभी भारत सरकार आज भी 200 रुपए महीना देती है, और वो आज से नहीं, कई सालों से दे रही है। 12-13 साल से वही पैसा है। 12-13 साल पहले भी 200 रुपए था, और आज भी 200 रुपए है। और उनको कोई झिझक भी नहीं है। उनको लगता है कि ठीक है, हम ये जैसे कोई डोल है, जैसे कोई फोकट में दे रहे हैं, ऐसे 200 रुपए देते हैं। और वो केवल बीपीएल परिवारों को देते हैं, और वो स्टेट को देते हैं कि ये हमारा हिस्सा है भारत सरकार का। अभी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम उतना मिलाएंगे, तो 200 स्टेट ने मिलाया तो 400 रुपये हो गया पेंशन। तो साथियों, यहाँ एक सवाल है, क्योंकि सरकार अपने ढांचे में, उनके खुद के एमएलए एमपी, राज्य सरकारें अपने एमएलए के और एमपीज के, आप पेंशन तुरंत कर देते हो। आप एक टर्म में गए और पेंशन किसको कर रहे हो? जो पहले से ही करोड़पति है, उनको कोई कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि आप खुद ही निर्णय लेने वाले हो, आप खुद ही तय करते हो, तो आप वो करते हो। सरकारी कर्मचारियों की एकजुटता है। वो धरना, आंदोलन, हड़ताल करते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत है। अभी सरकार ने उनका भी पेंशन, यहाँ पुराना पेंशन स्कीम लागू किया, और सरकारी कर्मचारियों को वो कह रहे हैं कि हम आपको अपनी तनख्वाह का आधा पेंशन देंगे। हमारी मांग पहले से थी कि मजदूरों को भी उनकी मजदूरी का आधा पेंशन मिलना चाहिए। जो मिनिमम वेज है, जो न्यूनतम मजदूरी मिलती नहीं है, लेकिन प्रावधान तो होना चाहिए कि उनके मजदूरी का आधा पेंशन मिले। वो आज अगर मैं आपको राजस्थान में कहूं कि मजदूरी का आधा पेंशन मिले, तो कम से कम 3,500 रुपये बन जाता है। और एक व्यक्ति को अगर आज की तारीख में वो पेंशन और बढ़ेगी, आज की तारीख में 3,500 रुपये मिल जाता है, तो उसका बुढ़ापा उसका ठीक से निकलता है। और वो विधवा है, तो उसका पति कमा रहा था, वो चला गया, वो विधवा के भरोसे बच्चे हैं। जैसे सिलिकोसिस के जो पीड़ित हैं, उनकी विधवाएं हैं, 30-30, 35-35 साल की विधवाएं हैं, तो उनका जीवन भी इससे बहुत मदद में मिलता है। राजस्थान सरकार ने इसे विचार किया,
और राजस्थान सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन लागू किया। तो एक तो पेंशन में बहुत दिक्कत क्या है कि वो पेंशन में अपनी तरफ से बनाते हैं कि किनको देंगे। तो यार सरकार ने ये कहा कि भैया जिसकी उम्र 55 साल हो जाएगी और जिस महिला की, उसको हम पेंशन देंगे। जो 58 साल का पुरुष है उसको पेंशन देंगे। जिसकी खुद की इनकम एक साल में 48,000 के से ज्यादा नहीं होगी, उसको हम देंगे। इस वजह से पेंशन बढ़ने लगी, पेंशन की संख्या बढ़ने लगी लोगों की। तो राजस्थान में पहले 14 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, आज 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है। और अब पेंशन में सरकार ने ये निर्णय और लिया कि हम मिनिमम पेंशन 1,000 करेंगे। तो जो विधवा की पेंशन 500 थी उसको 1,000 कर दिया। कुछ के खाते में चले गए, कुछ के खाते में अभी आने वाला है। 750 से 1,000, 500 से 1,000। इसके साथ एक और बात कही, वो बड़ी है, 15% हर साल बढ़ाएंगे। और ये निर्णय बहुत तगड़ा है, ये ऐसा कभी कभी हुआ नहीं है। बढ़ाने की बात ही नहीं करते, सालों से नहीं बढ़ती है। मैं आपको कह रहा हूं ना, भारत सरकार ने 200 रुपए 12 साल से अभी भी वही 200 रुपए दे रही है, और वो भी केवल चयनित को। तो ये हर साल बढ़ाने वाला जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा है। हमने इसको पकड़ा है, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। ये कानून पास हो और ये कानून चुनाव से पहले हो। आप सब जानते हैं कि ये चुनाव का टाइम है और सरकारें चुनाव वोट कैसे लेती है, आप सबको पता है। जो काम वास्तव में करना चाहिए ये है असली काम, जहां आप कह रहे हो कि अगर इसका कानून बनता है और हर साल पेंशन बढ़ती है तो ये काम है। आप उन बुजुर्गों को जिनकी जिंदगी में जवानी में उनके पास इतना बचत, इनका इतना पैसा नहीं आया, इकट्ठा नहीं हुआ कि वो उससे अपना बुढ़ापा आराम से निकाल सके। वो जवानी खत्म होकर बुढ़ापे में एंट्री लेते हैं, उनके पास कुछ भी बचत नहीं है। चाहे उनका बैंक का खाता देख लो आप, उनके पास 1 टक्का नहीं है, क्योंकि आप उस लायक आपने छोड़ा नहीं। उसकी बचत इतनी हो नहीं पाई, उसके घर को चलाना, बेसिक सुविधाओं को जुटाना, उसी में उसकी जिंदगी निकल गई। फिर वो बच्चों के भरोसे छोड़ देते हैं बुढ़ापे को। और बच्चे भी वो बच्चे जो खुद अपना मुश्किल से चला पा रहे हैं, तो उनके भरोसे जब आप बुढ़ापा छोड़ देते हो तो उस बुढ़ापे की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। उसकी उस बैल जैसी हो जाती है, जिस बैल को हल चलाने के टाइम में हल चलता था तब उसको अच्छा खिलाते थे, उसकी सेवा करते थे, उसको घास खिलाते थे, उसको जौ का दलिया खिलाते थे, गुड़ मिला के खिलाते थे, उसके गले में घुंघरू डालते थे, उसके सींगों में कलर करते थे, उसकी पीठ पे हाथ घुमा के प्यार से उसको दुलारते थे, क्योंकि वो उस समय खेत में आपके हल में चल रहा था। अब जब वो बूढ़ा हो गया तो उसको छोड़ ही दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया। कहीं भी घूमो खाओ, कोई गौशाला वालों को दया आ जाए तो गौशाला वाले ले जाएं उसको या डाल दें, या फिर वो प्लास्टिक की थैलियां खाते रहते हैं। आप सब जानते हो कि क्या हालत है बैलों की। और फिर भी अगर वो आ गया घर में तो बांध देते हैं उसको, उतना कम डालते हैं उसको, बढ़िया नहीं खिलाते हैं, क्योंकि वो आदत में नहीं है हमारे। तो हम उनके प्रति संवेदनशील नहीं है, तो हम परिवार में अपने बुजुर्गों के लिए भी संवेदनशील नहीं है। तो आप उनकी सेवा कब करोगे? जब उनकी स्थिति में उनको कुछ आपको दिखने लगेगा। तो समाज इतना बुरा हो गया है कि अगर आपकी पेंशन बहुत अच्छी, सरकारी कर्मचारी का बुढ़ापा देखो आप, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सरकारी कर्मचारी को बुढ़ापा आने नहीं देते। उसके बाल सफेद हो गए तो उसको मेहंदी लगा के काले करो, ठीक से रहो। आप सुबह नाश्ते से लेके रात को डिनर तक आपकी बार बार इच्छाएं पूरी होती जाएगी। घर में फल फ्रूट भी आपको मिलेंगे, दूध भी मिलेगा, खाने के हर सामान मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी पेंशन इतनी आती है कि आप एक सबसे छोटा कर्मचारी, अगर हम चपरासी को माने 4th क्लास में, उसकी पेंशन 30,000 रुपये महीना है। 1,000 रुपये रोज है, 1,000 रुपये रोज है। तो 1,000 रुपये रोज उसकी पेंशन है, उसको क्या कमी है? तो घर वाले भी उसकी ढंग से सेवा करते हैं। तो हमारा मानना है कि अगर पेंशन
ठीक से मिलने लग जाए तो ठीक से बुढ़ापा निकलेगा, उस विधवा का उसको संबल मिलेगा, उसको ताकत मिलेगी, उसका घर ठीक से चलने लगेगा। और जो उससे उसको आत्मा सम्मान मिलेगा, उससे जो वो बहुत तगड़ा है। आज लोग पेंशन को क्या कहते हैं, गांव में आप बात करो ना, क्या आपको पेंशन आ गई? हाँ वो आ गए, 500 रुपए मिलते हैं, वो गरीबाई के। वो ऐसे लगता है कि गरीब लोगों को बांट रहे हैं पैसा। तो हम जब बात करते हैं तो ये बांटना नहीं है, ना तो ये रेवड़ी है, और ना ये दया है, ना ये कोई डोल है। ये आपका हक है जो बहुत पहले ही मिलना चाहिए था, जो सरकारें आज भी नहीं दे रही है ठीक से। एक छोटा हिस्सा अभी राजस्थान में दिया है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, संघर्ष करेंगे, और इन्हीं लोगों को हम यूनियनाइज करेंगे कि आप बुजुर्ग लोग अपनी लड़ाई लड़ो। तो पेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे खूब हैं जो जब बाकी और सरकार की योजनाओं में, आप एक विधवा को ना, विधवा के 3 बच्चे हैं तो उसको पालनार मिलता है, हर बच्चे का 1500 रुपये पालनार है। अगर वो मजदूर है, नरेगा में जाती है तो उसकी डायरी बनती है, उस डायरी से उसको छात्रवृत्ति मिलती है। उसके परिवार में कोई बच्चे का जन्म होता है ऐसे, और मजदूर है, मजदूर के घर में जन्म होता है तो लड़का हो तो 21,000, लड़की हो तो 21,000, लड़का हो तो 20,000, ये मिलता है। छात्रवृत्ति जब तक वो पढ़े तब तक मिलती है, ठीक ठाक मिलता है। एक विधवा को अगर ये स्कीमों से जोड़ दो तो मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम उसको 10,000, 11,000, 12,000 रुपये कहीं नहीं गए। उसको नरेगा के 125 दिन और बाकी सब योजनाओं को जोड़ दो तो उसकी पेंशन भी जुड़ जाए तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक से चलने लगे और सरकारें भी ठीक से सोचने लगे कि ये हम दया के रूप में या दान के रूप में नहीं, एक हक के रूप में हमें चाहिए, तो लोग भी उसको उस रूप में लेंगे। नहीं तो आज भी लोग क्या सोचते हैं कि चलो ये तो दया कर दी, ये तो सरकार की मेहरबानी है। हमें लगता है कि मेहरबानी नहीं है, सरकार को चलाने वाले लोग हैं, ये मालिक हैं। और वो मालिक आज अगर अपना हक मांग रहा है नौकर से, वो कह रहा है कि तुम कैसे ठीक से चलाओ इसको, उसमें मेरा हिस्सा कितना रहना चाहिए। नौकर अपने लिए ज्यादा ले रहा है, मालिक को कम दे रहा है, वो सब है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पेंशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये इसकी धीरे धीरे ये सरकारें सोचने लगेगी। कुछ कुछ राज्य में 3-3 हजार रुपए तक भी पेंशन है, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है। जिनको पेंशन नहीं है उनको मिलना चाहिए। उनका अगर कोई इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं कि उनका कोई और उनके और कोई बहुत बड़ी इनकम खुद की नहीं है तो मिलनी चाहिए, क्या दिक्कत है। उसको सब चीजों से जोड़ना चाहिए। पेंशन को खाद्य सुरक्षा से जोड़ना चाहिए, उसको खाद्य सुरक्षा मिले, उसको पेंशन मिले, बाकी जो योजनाओं से जुड़ने से उसका बुढ़ापा ठीक से निकलेगा और वो विधवा का घर भी ठीक से चलेगा। आज हम सरकार से, आज हम गांव-गांव पेंशन परिषद का गठन कर रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी पेंशन का एक गठन करो, और उस गठन में हम लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी इसको चलाने के लिए आप अपना खुद, आज आप सोचिए राजस्थान में 10 लाख लोगों की पेंशन आज भी बंद है, मिली नहीं है। और वो सरकार को ठीक से पता नहीं है कि 10 लाख लोगों की पेंशन हम क्या कर रहे हैं उसको खुलवाने के लिए। सरकार कभी कहती है इसमें से बहुत सारे लोग मर गए, तो भैया जो मर गए उनका कोई सिस्टम तो निकालो ना, जो मर गए उनकी बंद कर दो। कौन कह रहा है कि भाई मरे हुए लोगों की आप पेंशन दो, लेकिन आप ढांचे में अगर अपना ठीक से नहीं करोगे तो ऐसे ही चलेगा। आज भी लोग यही 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से पेंशन नहीं है क्योंकि आपने हाजिरी नहीं करवाई, क्योंकि आपका अंगूठा नहीं आया, क्योंकि आप ई मित्र वाले ने पता नहीं वहां कुछ किया लेकिन आगे उसका कुछ हुआ ही नहीं। ई मित्र वाले ने पैसे भी ले लिए लेकिन आपकी हाजिरी तो हुई नहीं। ये खूब सारी समस्या आज भी है। तो आप सोच सकते हो कि 10 लाख बड़ी बात है। कुछ टाइम पहले ये संख्या 14-15 लाख के आसपास थी, जो धीरे धीरे थोड़ा कम हुई है, लेकिन आज भी कम हुई, मतलब आज भी 10 लाख बड़ी बात है ना। 10 लाख लोगों की पेंशन अगर नहीं आ रही है, और लोग जब बहुत लंबा, तो ये वो लोग हैं
जो कितना घूमेंगे, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हैं, उनको ले जाना लाना ये सब नहीं हो पा रहा है। और कई बार सरकार हट जाती है कि हम तो बिल्कुल किसी भी सूरत में हम बैंकिंग से करेंगे, सीधा उसके खाते में जाएगा, ऐसा होगा। हमने कहा भी बहुत बुजुर्ग है, उनको पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हो ना, मनी ऑर्डर चला जाए, उसके घर चला जाए। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, इसमें करप्शन होगा, इसमें ये होगा। तो करप्शन तो सब जगह है, लेकिन आप करप्शन को कम करने के बजाय उस चीज को ही खत्म कर देते हो, ये भी बहुत गड़बड़ है। तो पेंशन वाले मामले में संवेदनशील मामला भी है, और इसमें खूब अधिकार और हक, ये जन जन का हक है, उसका हक है, अधिकार के साथ ही आगे बढ़ेगी। हम ये उसी बात को लेके यहाँ पेंशन परिषद का गठन भी कर रहे हैं, और उस गठन में हम कह रहे हैं आप 10 रुपए महीना अपनी पेंशन में से अपनी पेंशन की एक कमेटी बनाओ, गांव में एक यूनियन बनाओ, उस यूनियन के लिए खर्च करो। इस पैसे से आपके हम लोगों को लगाएंगे जो आपकी पेंशन को उसमें कोई ग्रीवेंस है उसका पीछा करेंगे, उसको सब ठीक करेंगे। 10 रुपए महीना वो कर देंगे खर्च, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सहज खुशी से देने के लिए भी तैयार है। और यहाँ लोग 10-10 रुपए महीना वाला 12 महीने के 120 रुपए इकट्ठा दे के अभी बहुत बड़ा एक बड़ी संख्या में जयपुर भी जा रहे हैं। अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देने के लिए भी कि आपने हमारी पेंशन 1000 कर दी, और ये मांग रखने के लिए भी कि आप ये कानून चुनाव से पहले ही पास करो। पेंशन का कानून हर साल बढ़े 15%, इसका कानून आप चुनाव से पहले पास कर दो। शहरी रोजगार गारंटी भी, तो अभी वही बात है, शहरी रोजगार गारंटी कानून बन जाए तो ये चल पड़ेगा। नहीं तो चुनाव के टाइम में कई हुई बातें, वो चुनावी बातें रह जाती है, आगे बढ़ती नहीं है। तो इसलिए हम आज भी इसी में लगे हुए हैं, पेंशन को उस किस्म का हक दिलाने के लिए कि वो हक लोग भी महसूस करें और सरकारें भी महसूस करें। आज हम बात करें तब यही करें, मैं कहता तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि गरीबी का है, क्यों ऐसा सोचते हो कि दया का है? ऐसा नहीं है। आपके पास भी एक ही वोट है, वो अंबानी के पास भी एक ही वोट है, जो फुटपाथ पे सोता है, जिसके घर झोंपड़ा कुछ भी नहीं है, उसका भी एक ही वोट है, करोड़पति का भी एक ही वोट है। तो आप उस वोट की अपनी उस ताकत को समझ के इस हक और अधिकार को लेना है। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद शंकर जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि ये जो विधायक है इसमें पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन को लेके क्या क्या चीजें हैं और क्यों ये इतनी महत्व है हमारे लिए आज के समाज में। तो हम सवाल अभी ले सकते हैं। कुछ सवाल आए हैं अब तक के लिए, अब तक जो रोजगार पे कुछ सवाल आए हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। उसका जवाब कमल जी दे देंगे, और साथ में जो भी पेंशन से संबंधित सवाल है वो हाँ, मैं कह रहा था कि जो पेंशन से संबंधित सवाल है वो शंकर जी ले लेंगे। तो पहला जो सवाल था वो जयंत जी का था। उन्होंने लिखा था कि डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेज और मिनिमम इनकम क्या है। कमल जी वो पूछ रहे हैं कि मिनिमम वेज और न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम आय का जो अंतर है वो क्या है। देखिए, मिनिमम वेज जो है वो तो राजस्थान सरकार, मतलब हर राज्य सरकार अपने राज्य के लिए तय करती है। केंद्र सरकार भी अपने द्वारा किए गए कामकाज के लिए तय करती है। तो केंद्र और राज्य सरकार जब भी कोई काम कराती है या उसके राज्य में कोई भी काम होता है तो वो एक मिनिमम वेज यानी कि कम से कम इतनी मजदूरी तो 8 घंटे पर काम करने के लिए अकुशल श्रमिक को दी जाएगी। तो वो हर राज्य सरकार अपने अपने माध्यम से उसको तय करती है और उसको नोटिफाइड करती है हर साल। तो वो तो होती है राज्य की न्यूनतम मजदूरी। इसके अलावा जहां पर हम न्यूनतम आय की बात कर रहे हैं तो मजदूरी और आय में यह है कि हम न्यूनतम आय किसको माने, ये एक अपने आप में जो इसको निर्धारित कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब कौन निर्धारित कर रहा है? मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति
कोई कंपनी है, कोई संगठन है, कोई सरकार है, वो ये कहना चाहती है कि हम इतनी सी तो आय न्यूनतम देंगे ही देंगे आपको। तो यहाँ पर उन्होंने कोई कानून में ये नहीं कोई जो न्यूनतम मजदूरी कानून है उसके तहत कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, उसमें एक तरीके से आपकी न्यूनतम आय कितनी हो जाए आपकी, उसकी व्यवस्था करने की वो घोषणा कर रहे हैं। तो आय और मजदूरी में फर्क ये है कि मजदूरी तो आप यदि करेंगे तो आपको उतना पैसा मिलेगा जो राज्य सरकार ने तय कर रखा है, वो चाहे आप राज्य सरकार के काम में रह के करें, जैसे राज्य सरकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है या कोई मजदूरी का काम है उसमें काम करें, या आप किसी कंपनी में या किसी प्राइवेट जगह पर भी काम करते हैं तो आपको उतनी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का हक है। यदि वो आपको नहीं दी जाती है 8 घंटे के काम करने पर, तो आप श्रम कानूनों के तहत कोर्ट में केस कर सकते हैं, श्रम आयोग के यहाँ, और वहां पर आपकी सुनवाई होगी और जो भी व्यक्ति, जो भी आपका ऑनर, जो भी एम्प्लॉई है, उससे आपको वो मजदूरी दिलाई जाएगी। परंतु न्यूनतम आय जब बात करते हैं तो उसमें इस तरह की गारंटी अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर ये कानून आ गया जो ये सरकार ला रही है, तो वो सरकार आपको आय की गारंटी एक नियमित तरीके से दे रही है। वो भी सीधा नहीं कह रही है कि आपको 1000 रुपए दे देंगे, उसने एक तरीके से इस कानून में कह रही है कि आपको इस तरीके से रोजगार मिलेगा जिससे आपकी एक न्यूनतम आय हो जाएगी, और जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो तब उन्होंने ये फिक्स कर रखा है कि वो पेंशन आपको 1000 रुपए मिलेगी और उसमें 15% की बढ़ोतरी हर साल होती जाएगी। तो ये ही एक मोटा फर्क है कि न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम आय। जी धन्यवाद कमल जी। और कुछ वैसे सवाल तो नहीं थे। एक भगवान राम जी का था कि उन्होंने बताया था रोजगार 100 दिन की भी नहीं मिलती है, और फिर राजेश कुमार जी ने कहा है कि बसवा पंचायत में 100 दिन का 50 दिन की भी रोजगार नहीं मिलती है। इस पे आपका कुछ टिप्पणी है तो? देखिए, जहां पर गारंटी है, जैसे नरेगा में गारंटी है 100 दिन का आपको मिलेगा। अभी इंदिरा गांधी शहरी मजदूरी योजना में ये अभी गारंटी नहीं है, अभी योजना है। अब ये कानून आ जाएगा तो उसके अंदर भी फिर वो गारंटी हो जाएगी। जहाँ गारंटी है वहां पर सरकार को कैसे भी काम देना पड़ेगा जब आप काम मांगेंगे। अब काम मांगने पर आपको ये गारंटी दी जाएगी। अब रही बात ये कि क्या आपने काम मांगा, नरेगा में तो ये व्यवस्था भी है कि यदि आपने काम मांगा और काम नहीं मिला तो आपको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन उसका एक पूरा प्रयोग मतलब प्रोविजन है कि आप कैसे कैसे प्रक्रिया को अपनाएंगे तब आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये एक सुनिश्चितता कराई, गारंटी दी है इस तरीके से कि आपको काम नहीं मिलेगा तो घर बैठे भत्ता मिलेगा, जो अपने आप में एक तरीके से आपकी जो 100 दिन की मजदूरी है उसके बराबर तक का होगा। तो इस तरीके से वो गारंटी हो गई 100 दिन। आप कह रहे नहीं है तो ये बिल्कुल सही है कि सरकारें घोषणाएं कर देती है और कई बार कानून भी बना देती है, लेकिन उसको उस मंशा से इम्प्लीमेंट करने की नहीं सोचती। तो बहाने बना के लोगों को डरा धमका के अपनी मशीनरी को काम में लेके ऐसा करती है। लेकिन यहाँ पर हमारी बात आती है संगठित होने की, और अगर हम संगठित हैं और अगर हम समूह में हैं तो हम अगर उस बात को रखेंगे तो वो पंचायत भी स्वीकार करती है, वो ब्लॉक भी स्वीकार करता है और वो कलेक्ट्रेट भी स्वीकार करता है। लेकिन चूंकि हम अकेले रहते हैं तो हमारी आवाज नहीं सुन पाते हैं। तो इसलिए जहां पर भी हम हैं, जिस भी जगह पर हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहां के लोगों का समूह बनाना या यूनियन बनाना या कोई और आप संस्था बनाए अपनी, जैसे भी है, लोगों को एक साथ इकट्ठा रखकर उनकी मांगों की पैरवी करेंगे तो वो मिलता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण एमकेएसएस में ही है कि एमकेएसएस में नरेगा के यूनियन बनी हुई है, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को अगर काम नहीं मिल रहा है तो वो यूनियन के साथ ही उसकी पैरवी करते हैं और मिलके
सभी लोग जो मजदूर हैं वो आवाज उठाते हैं तो उनको फिर वो काम भी मिलता है। जी धन्यवाद कमल जी। कोमल कंवर जी ने लिखा है कि सर आपने बोला कि विधवा औरत के पेंशन के साथ बच्चों का पालनहार भी आते हैं। अगर बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं तब भी आते हैं क्या, वो उन्होंने पूछा है। शंकर जी आप इसका जवाब देना चाहेंगे? पालना योजना में पढ़ाई के साथ जुड़ी हुई है। वो आंगनवाड़ी से लेके 18 साल की उम्र तक, जब तक वो बालिग नहीं है तब तक पढ़ता है तो मिलेंगे, वो स्कूल नहीं जाता तो नहीं मिलेंगे। पालनहार का उसके साथ कनेक्शन है कि उसको पढ़ना है, स्कूल जाना है तो मिलेगा। 18 साल की उम्र के बाद पालनहार बंद हो जाता है। जी धन्यवाद मामा जी, शंकर जी। और एक सवाल आया है चुकेश जी से। उन्होंने लिखा है सर उन लोगों का क्या किया जाए जिनका एज 25 से 30 तक है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट पे उन्होंने उन लोगों का एज को बढ़ाकर वो लोग पेंशन ले रहे हैं। मामा जी, शंकर जी। वो सरकार की मैं इसमें नेग्लिजेंसी मानूंगा, क्योंकि सरकारी ढांचे में प्रॉब्लम है। आपने ई मित्र के भरोसे इतना छोड़ दिया है कि कोई चेक बैलेंस नहीं है, और ई मित्र वाले कुछ भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वहां सेट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनको वो करवा लेते हैं। तो एक रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता अपनाए तो एक है सोशल ऑडिट, कि अगर इसका इन सब योजनाओं का सोशल ऑडिट होता रहे तो सोशल ऑडिट होगा तो हम पकड़ पाएंगे। खुले मंच में जन सुनवाइयां हो, उस सब में पढ़ के सुनाया जाए तो लोगों को अपने आप ही पता लग जाएगा इसकी उम्र 35 साल है और ये बुढ़ापे की पेंशन कैसे ले रहा है। जो दिव्यांग नहीं है वो दिव्यांग की पेंशन कैसे ले रहा है। जो मर गया लेकिन उसकी पेंशन अभी भी जारी कैसे है। तो ये सब ओपन सुनवाइयां होनी चाहिए और सोशल ऑडिट वाला ढांचे को इसमें मजबूती से डालना चाहिए, ताकि ये कुछ हो सके। नहीं तो ये करप्शन ऐसा नहीं है कि केवल सरकार के अंदर ही है, लोगों के बीच में भी है। लेकिन सरकार जो सरकारी ढांचा है मॉनिटरिंग वाला, उसकी कमजोरी है कि वो ठीक तो कर सकता है। आप लोगों को समझाओगे कि नहीं आप ईमानदार होगे जब ही देश ठीक से चलेगा, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन बेईमानियों को आपको रास्ता ईमानदारी वाला करवा सकते हो। आप लोगों को ईमानदार होना पड़े। आपका सिस्टम ही ऐसा है कि वो लोग बेईमान ईमानदार भी बेईमान बन जाएंगे, तब तो गड़बड़ है। और इसमें एक और चीज भी अभी मतलब सरकार की तरफ से चालू हुई थी, और वो है डिजिटल इंटरवेंशन। यानी कि डिजिटल तरीके से भी चोरी को पकड़ने की कोशिश की, और उसमें हजारों लोगों के नाम पकड़े गए। आपने शायद एक बड़ी खबर भी पकड़ी होगी, देखी होगी। उसमें यही था कि आपने अभी सुना होगा, जो चल भी रहा है, कि हर एक पेंशनर यानी पीपीओ जो उसका नंबर होता है पेंशनर का, वो जन आधार से लिंक हो रहा है। जन आधार मतलब आधार का डेटा। तो आधार कार्ड में लोगों की एज जो है वो बहुत अधिकतर हर जगह पर सही है, और वो ही एज क्रॉस होगी वहां पर पेंशनर की। तो यदि वहां पर जब क्रॉस मिला तो उसके अंदर ये पकड़ में आया कि ये एज का काफी डिफरेंस है, ये इस एज में आए ही नहीं है पेंशन की, और इन्होंने पेंशन चालू हो गई है। कई लोगों की पेंशन रोकी भी गई है और उनके ऊपर फिर रिकवरी के कार्रवाई भी चल रही है। जी धन्यवाद कमल जी और शंकर जी। एक मेरा ही सवाल था कि अभी जो ये कानून बनने की प्रक्रिया होनी है, तो ये किस स्थिति पे है और इस पे क्या काम हो रहा है, और थोड़ा अगर सभी को जानकारी मिल जाए, मुझे भी उतनी जानकारी है नहीं। तो ये अभी अभियान की तरफ से क्या चल रहा है और क्या इस पे और किया जा सकता है, हम भी इसमें कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, कानून बनाने का अपना जरिया है, तो उसके तहत कई जो लॉयर साथी हैं जो लगातार प्रैक्टिस में हैं,
वो इनके कानूनी पहलुओं पर अलग अलग धाराओं के अंदर इन प्रोविजंस को डाल रहे हैं, जिससे कि ये कानून के शक्ल में आए और लोगों को एक अधिकार के रूप में मिल जाए। तो अभी तक इस तरीके के मंथन हुए हैं। कुछ ड्राफ्ट यहाँ राजस्थान सरकार के लॉ कमीशन ने भी बनाए हैं, लॉ डिपार्टमेंट ने भी बनाए हैं, और कुछ हमारे जो संगठन के साथी हैं, अलग अलग तरीके से जुड़े हुए लॉयर्स, उन्होंने भी इसको ड्राफ्ट करके दिया है। तो कानूनी भाषा में उसको कैसे डाला जा सके, उस बात को वहां पर रखा है। रही बात ये कि मतलब ये जब भी आएगा, अभी उम्मीद है कि इसको ड्राफ्ट जैसे ही सरकार इसको फाइनल मान लेती है अपनी तरीके से, अपने लॉ डिपार्टमेंट से उसको गुजार के, तो वो जनता के सामने भी रखेगी उसे, जिसमें वो आप पढ़ने के बाद आप सोच सकते हैं कि इसमें और क्या सुझाव दे सकते हैं। मोटे तौर पे सुझाव तो ऐसा ही लगता है कि सरकार, जैसे नरेगा का जैसा कानून है, तो वो 100 दिन ही क्यों है, वो 365 दिन का होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 125 दिन का ही क्यों शहरी मजदूरी का कानून है, शहरी रोजगार गारंटी का। शहरी रोजगार गारंटी भी 365 दिन होना चाहिए। ये सुझाव हमारे सबके होंगे और जो होने भी चाहिए, कि जिसको चाहिए वो ले लेगा। 365 दिन आपकी तरफ से उपलब्ध होना चाहिए, मांगने पर ही मिलेगा। तो जिसको चाहिएगा वो 365 दिन ले लेगा, जिसको नहीं चाहिएगा नहीं लेगा। तो ये व्यवस्था है 365 दिन तक की होनी चाहिए। ये सुझाव आप सबके भी होंगे, हमारे भी हैं, लेकिन कुछ तो हम मानते हैं कि हम जो मांगते हैं वो सरकारें तो इतनी जल्दी से नहीं मानती है। जहां तक देख रहे हैं हम, नरेगा में 100 दिन का 2000 एक तरीके से 8-9 से चल रहा है, यूं कहें तो 2005 से ही चल रहा है 100 दिन का प्रोविजन, जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आज 2023 आ गया, वो 100 दिन ही चल रहे हैं। तो एक सही बात है, हम चाहेंगे तो सही कि ये करें, लेकिन ये सरकार कैसे मानती है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन उनका ड्राफ्ट आएगा तो उसको देख के आप सभी भी उस सुझाव को दे सकते हैं, जब वो जनता से सुझाव मांगे। और दूसरी तरफ हम पेंशन में भी यही चाहेंगे कि पेंशन भी हमारी जो मांग है पेंशन परिषद की, कि न्यूनतम मजदूरी का आधा, तो यानी कि जो एक मजदूर अगर 30 दिन काम करे और उसको जो महीने भर में मिले उसका आधा, तो वो पैसा 4-4,500 रुपए बनेगा, कहीं पे 4 बनेगा, कहीं 4.5 बनेगा, अलग अलग राज्य में अलग अलग स्थिति में बनेगा। तो इतनी मिलनी चाहिए पेंशन, जबकि इन्होंने अभी पेंशन की गारंटी कितनी करी है, वो सिर्फ अभी 1,000 रुपए, और वो अब 15% बढ़ेगी हर साल। तो मतलब डिमांड तो बहुत अच्छी है जो हमारी भी है सुझाव में, लेकिन जहां तक रही बात सरकार उसको कितना करके लाती है, वो एक बार जब ड्राफ्ट लाएगी और वो जनता से उसमें सुझाव मांगेगी, तब आप सबको भी पता चलेगा और उसमें आप अपने सुझाव भी तब दे सकते। जी, ये सुझाव देने वाला ये कौन से पोर्टल में आएगा, अगर आप जनता जो यहाँ पे जुड़े हैं सभी को एक बार बता दें, कि ताकि जब भी ये आए तो लोग उस पे जाके अपना सुझाव डाल सके। ये कौन से माध्यम पे हमें मिलेगा सुझाव, हम किस में डाल सकते हैं? मेरे ख्याल से प्लानिंग इसको करेगा, लेकिन फिर भी अगर प्लानिंग इसे करेगा तो प्लानिंग की साइट पे आएगा। देखते हैं बाकी सरकार इसको और कैसे करती है। हो सकता है कि लॉ डिपार्टमेंट की तरफ आपका म्यूट हो गया है कमल जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा एक सवाल है, वो हम लेते हैं तब तक। सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ मैं जी, डिस्कनेक्ट हो गया था, पर वो बात खत्म हो गई थी और कोई बात है तो बता। जी। तो एक शंकर मामा से शायद सवाल है, वो उन्होंने टीना जी ने लिखा है, सर जिसका बेटा गवर्नमेंट जॉब में है और वो उनकी माँ विडो है, तो क्या उनको पेंशन मिलेगा? और गवर्नमेंट जॉब वालों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सरकार को लगता है कि वो इतनी बड़ी तनख्वाहें सैलरी मिल रही है, तो वो उन बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप को संभाले। जिसका बेटा सरकारी नौकरी में है उस माँ को पेंशन नहीं मिलता है। जी, धन्यवाद। पिछली बार सरकार ने, जिसमें मजेदार रोचक बात भी है, कि जब पिछली बार हम लोगों ने सबने मिलकर जब राजस्थान की जनता ने धरना किया था और गहलोत साहब भी उसमें मुख्यमंत्री थे 2011 में, तो
वो आए भी थे, तो उन्होंने ही किस्सा सुनाया कि साहब मैंने कानून बना दिया एक ऐसा कि कोई भी अगर बेटा अपने माँ बाप की अगर सेवा नहीं करता है, बुजुर्ग होने पर उनका ध्यान नहीं रखता है या उनको परेशान करता है, तो उनको जेल भेजने का कानून बना रखा है। तो अगर अगर कोई भी पेरेंट ये कह दे कि ये बच्चा मुझे ध्यान नहीं रखता है या ये मुझे खाना नहीं खिलाता है, ऐसा कुछ भी है, तो उस बच्चे को जेल जाने का प्रावधान तक उसमें रखा हुआ है। तो जो पेंशन मतलब जो सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहा है, जो सरकारी जॉब में है या तो सरकारी जॉब में है खुद और अपने माँ बाप का अगर ध्यान नहीं रखता है, तो उसके लिए कानून बहुत उपयोगी है। जी धन्यवाद कमल जी। एक आखिरी सवाल लेते हैं, ये वैसे मुद्दा इसका है नहीं, लेकिन यहाँ पे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैं एक बार बोल देता हूँ कि ये बीआरपी के पेमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि बीआरपी के पेमेंट का कुछ अपडेट है क्या। तो अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो। वैसे ये इस चर्चा का विषय देखिए, नहीं है। वैसे ये बीआरपी पेमेंट एक तरीके से यूँ समझिए कि कोई कार्य कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और उसके पेमेंट, तो वो पेमेंट की अलग अलग समस्याएं हैं सब जगह। मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि वो सोशल ऑडिट डिपार्टमेंट यानी सोशल ऑडिट यूनिट जो बना हुआ है वो इसका भुगतान करेगा। और चूंकि ये बात सही है कि उनका भुगतान लंबे समय से नहीं हुआ है, तो हमने अपनी तरफ से खूब प्रयास किया है। हम कई चिट्ठियां लिख चुके हैं, भारत सरकार को भी लिख चुके हैं, और सोशल ऑडिट डिपार्टमेंट, सोशल ऑडिट यूनिट के साथ बैठ के कैसे इसको सरकार से ही कोई लोन लेके इनको दिया जा सके उसकी भी पैरवी कर चुके हैं। अभी और उसकी पैरवी भी करेंगे आगे। अभी सुनने में आया है कि वो सोशल ऑडिट यूनिट ने ही कहा है कि भारत सरकार ने उनसे कहा है कि हम अभी एक किस्त आपको भेज देते हैं, क्योंकि एक स्टैंडिंग कमेटी भारत सरकार की नरेगा के ऊपर ही बैठी थी। उस पे अंदर जाकर बहुत ही मतलब मुस्तैदी से पैरवी करी है इस बात की कि आप सोशल ऑडिट का ही पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये सोशल ऑडिट कंडक्ट कैसे कराएंगे। और वहां पर बैठे हुए सेक्रेटरी डायरेक्टर ने इस बात को माना कि हाँ, हम अगर जहां पर सोशल ऑडिट डायरेक्टरेट में पैसा नहीं गया है भारत सरकार से, उनको हम भेजें। तो पैरवी अपने स्तर पर सब जगह हो रही है, पर ये बात सही है कि पेमेंट नहीं मिला है। और उसका एकदम से कोई मेरे पास ये नहीं है कि ये 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। कहते वो यही है कि अगले हफ्ते तक हो जाएगा, तो मैं उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, पर हमारी तरफ से उसकी पैरवी हो रही है अलग अलग स्तर पर, इवन मुख्यमंत्री स्तर पर भी हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए। काफी सवाल आए थे बीआरपी के पेमेंट को लेकर। हम आशा करते हैं जल्दी हो जाए सभी का पेमेंट। और किसी का कुछ सवाल है तो वो अभी डाल दे, नहीं तो हम इसको समाप्त करेंगे आज के सत्र को। संवरलाल जी ने लिखा है, उनका एक सवाल है। आप बताइए संवर जी, आपका क्या सवाल है? आप यहीं पे चैट बॉक्स पे लिख दीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? रिंकू कुमार जी ने लिखा है, नरेगा 365 का ना होके इसमें न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई जाए ताकि परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। इस पे कमल जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो? बिल्कुल सही है, हमारा भी मानना है कि न्यूनतम मजदूरी बढ़नी चाहिए।
इवन हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी, जो केंद्र में मजदूरी का दर है वो 600 रुपए तक है। मुझे याद है शायद 600 से भी बढ़ गया होगा नए नोटिफिकेशन, पर मुझे ध्यान नहीं है, पर 600 से ज्यादा है। तो क्यों ना सभी जगह मजदूरी जो है केंद्र सरकार ही नरेगा के काम कराती है, तो जिस राज्य में कम से कम 600 से ज्यादा है वहां तो उस राज्य की न्यूनतम मजदूरी उतना दें। जिस राज्य में नहीं है वहां केंद्र की जो न्यूनतम मजदूरी की दर है वो दी जानी चाहिए। ये हमारी मांग काफी समय से है, जो हमारे नरेगा संघर्ष मोर्चा के साथी लगातार उठाते हैं, दिल्ली में धरना देके बैठते थे, उठाते हैं, पर सरकार तो ये मजदूरों को पैसे देने में कहाँ सोचती। और हमारे, अब मैं इसको थोड़ा कड़वे रूप में कहूँ तो हमारे मजदूर भी तो इकट्ठे नहीं होते। जिस दिन मजदूर इकट्ठे हो जाएं तो सरकारें अपने आप मान जाएगी। आप बुलाओ, नरेगा के धरने हमने देखा साथियों ने लगाए तो 100, 200, 500, 1000 लोग आ पाते हैं, क्योंकि मजदूरी तो 15 करोड़ लोग कर रहे हैं, आते कहाँ हैं। अगर 1 लाख भी आ जाए वहां तो बड़ा ही अलग सीन बन जाए। तो शायद वो भी एक जरूरत है कि सभी को मिलके इकट्ठे होकर सरकार पे दबाव बनाने की, तो सरकारें शायद अपना घुटना टेकें। जी तो अगर समर जी अपना सवाल आप नहीं पूछते तो हम समाप्त कर सकते हैं। आपको वैसे कोहोस्ट बना दिया गया, आप अगर आप अनम्यूट करना चाहते तो आप अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ जी सर, जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ सर, मेरा एक पालनहार का एक सवाल है। जिस प्रकार इस विधवा महिला को पेंशन मिल रही है, उनका 4 बच्चे हैं और सबसे बड़ा बच्चा है, उसकी उम्र 14 साल है। तो हमने क्या उन जो सबसे बड़े बच्चे हैं उन तीनों की पालना शुरू करा दिया। तो उनकी जो बड़ा बच्चा है उसकी 18 साल उम्र पूरी हो गई, तो अभी सबसे छोटा है उसका पालनहार वापस भरा सकता है क्या फॉर्म? एकदम भरा सकते हैं, भरा सकते हैं। आप अच्छा। एक विधवा के, इस बात को समझना है कि विधवा के तो 3 बच्चे, वो 3 बच्चे लगातार पालना ले सकते हैं। और उसके 5 बच्चे हैं मान लो, हाँ। तो आप 3 का पालना चलता रहेगा। जैसे ही एक बड़ा हो गया, 18 से ऊपर हो गया और छोटे वाला आगे आ गया, तो उसका चालू करवा दो। अच्छा। लेकिन विधवा के अलावा दूसरी कोई है तो उनका पालना तो सबका हो सकता है। दिव्यांग के सारे बच्चे, अगर कोई दिव्यांग है तो उसके सारे बच्चे पालनार के हकदार हैं। 4 है, 5 है, 6 है। सिडकोसिस वाले के भी सारे बच्चे, HIV वाले के भी सारे बच्चे, कुछ रोगी के भी सारे बच्चे। इस किस्म से ये केवल विडो में 3 बच्चे हैं। एकल नारी में जो तलाकशुदा है उसके भी 3 बच्चे ही हैं। बाकी सब बच्चे हो सकते हैं और 3 बच्चे लगातार रह सकते हैं। आप जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएं उनमें छोटे वालों को करवा दो। ओके सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद समर जी, धन्यवाद शंकर जी आपका ये जवाब देने के लिए। अभी हम समाप्त करते हैं इन अभी तो सारे प्रश्न हो गए हैं जितना था। जमुना जी का और एक प्रश्न आया है, ये आखिरी हम प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। उन्होंने लिखा है, शंकर जी, लोगों का अभी तक पेंशन में सत्यापन नहीं हो पाया है क्योंकि वो ई मित्र तक जाने में सक्षम नहीं है, और तो उनका सत्यापन हम किस तरह कर सकते हैं ताकि उनका पेंशन बंद ना हो? शंकर जी। अगर उनको इन कैंपों तक हम नहीं ला पाए, एक रास्ता तो ये कैंप था जो लास्ट हो गया खत्म अभी, और अभी भी रास्ता वही है कि अगर मान लो उनको हम नहीं करवा पा रहे हैं तो वो जो एक ऐप है वो दिया था कि उसमें आप उस ऐप से अगर कर सकते हो, उसमें भी नहीं हो रहा तो फिर पंचायत समिति, तो रास्ता एक ही है लास्ट, के पंचायत समिति में उनको ले जाना पड़ेगा और उनको वहां करवाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो की ID से हो जाएगा। ई मित्र तो आप घर पे भी ले जा सकते हो ना। कोई ऐसा हो गांव में जिसके पास ई मित्र का वो हो, और उसको कह दो यार घर आ जाए, चल ही नहीं सकते इनका, तो कर सकता है क्या तू? वो अगर वो कर सकता है तो, नहीं तो आप अपने मोबाइल पे कर सकते हो उस ऐप से, और उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर पंचायत समिति हो जाएगा। अब यह है दिक्कत कि उसको लाना पड़ेगा।
जमुना जी ने लिखा है कि उस ऐप में नहीं हो पा रहा है, तो उस पे फिर ये कैंप में भी नहीं हुआ ना? कैंप में नहीं हुआ तो फिर पंचायत समिति। जी जमुना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ शंकर मामा, वो ऐप में मैंने किया था, काफी लोगों का सत्यापन करने की कोशिश की थी, बट उसमें हो नहीं पाया। और जहाँ तक ये तो कलेक्टर जाना पड़ेगा हम लोगों को, जो यहाँ से काफी दूर है। और काफी सारे मित्र वालों से हमने बात की, एक दो तो चलो ठीक है मान जाते, लेकिन उसमें वो पेमेंट ज्यादा ले होते हैं। तो फिर अगर वो पेमेंट देने में भी अगर सक्षम नहीं है, जैसे मान लो सत्यापन का वो 50 रुपए लेते हैं, तो वो घर पे आने का कुछ ज्यादा चार्ज ले लेते हैं, तो फिर वो देने में सक्षम भी तो नहीं हो। पंचायत का जो मित्र है शंकर मामा, जमुना बोल रही हूँ, कोटा से हूँ मैं, तो यहाँ की प्रॉब्लम बता रही हूँ मैं। वो तो फिर आपके तो शहर ही, उसमें तो शहर में तो ये मित्र नजदीक होंगे, नहीं इतना दूर थोड़ी है। हाँ नहीं, मतलब जिस एरिया में हमारा वर्क चल रहा है उस एरिया से लगभग थोड़ा सा काफी दूर है। और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जो चलने में मतलब बिल्कुल ही ठीक नहीं है, उनके परिवार में भी कोई नहीं है, तो उनको अगर हम वहां तक नहीं ले जा सकते, ई मित्र वालों को अगर हम उनके घर बुलाते हैं, तो वो क्या है पेमेंट का चार्ज ज्यादा बताते हैं, वो नहीं दे पाते, तो उनका किस तरह से हम सत्यापन करें। और जो ऐप आपने बताया उसमें बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने काफी बार उसमें ट्राई किया है कि अगर इस तरह से अपन उस ऐप से कर सकते तो उनकी मदद हो जाएगी, लेकिन उसमें भी नहीं हो पा रहा है। शंकर जी, हेलो। हाँ, आप ऐसे लोगों को इकट्ठा करके जिन जिन की ये प्रॉब्लम है उनको हेलो, मैं कह रहा हूँ उनको थोड़ा इकट्ठा करके फिर आप प्रोग्राम बनाओ उनका, कि उनको कैसे आप आपका नगर निगम या कोई ऑफिस है वहां तक ले जा सकते हो क्या। एक टेम्पो करके उनसे पहले बात करके आ जाओ कि इतने पेंशन वाले ऐसे हैं, एक ही दिन ले जाओ, सस्ता भी पड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा सबका लगेगा और उसमें सबका काम हो सकता है। आइडिया तो निकालने पड़ेंगे, ऐसे ही सोचा है, आइडिया तो निकालने पड़ेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सरकार इतनी संवेदनशील है कि सरकार आपके घर आके वो सब करने वाली है। वो सब होता तो अब तक ये इनके तनख्वाह बंद ही नहीं होती। हम लोग जो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, हमें ही रास्ता खोजना पड़ेगा ऐसे लोगों का हम कैसे करें। शंकर जी, एक बात जोड़ना था। पंचायत समिति स्तर पर अगर आधार कार्ड से फोन नंबर जुड़ा है तो वो ओटीपी के माध्यम से कर रहे हैं, मतलब परिवार के कोई सदस्य जाए फोन लेके तो वो कर रहे हैं, अगर आधार से फोन नंबर जुड़ा हो तो। नहीं, उसमें भी ये बात तो है मधुलिका जी कि वो व्यक्ति का वहाँ हाजिर होना जरूरी है। एक्चुअली वो ओटीपी जो दिया है वो एसडीएम या जो एसडीएम लेवल का व्यक्ति है या बीडीओ है या ईओ है नगर निगम में, तो नगर पालिका नगर निगम में, तो उनको ये अधिकार दिया है। और उससे ये है कि वो कम से कम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये व्यक्ति जिंदा है, क्योंकि ये ओटीपी अगर आपके फोन नंबर तो चलता रहेगा व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी, तो व्यक्ति का ये जिंदा होने का प्रमाण पत्र है। इसी वजह से ये इसके अंदर समस्या आ रही है कि अगर आपका अंगूठा नहीं लग रहा है या आपका फेस रिकग्निशन ऐप से नहीं काम चल रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको एसडीएम या वीडियो के पास हाजिर ही होना है, और हाजिर होके वो देख के और अपने उसकी आईडी पर उसको अलाउ कर दिया है कि वो उसको वो कह दे कि हाँ ये जिंदा है तो मान लिया जाएगा। वो चाहे देख के कहे चाहे बिना देख के कहे, मतलब किसी के ट्रस्ट पे कहे, लेकिन कहना उसे है कि हाँ ये व्यक्ति जिंदा है। हाँ, वो थोड़ा मतलब एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से और ऐसा करके करवाया था। हाँ तो ठीक, वो मतलब वो यही मैं कह रहा हूँ कि वो अब किसी भी ट्रस्ट से चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से या उस व्यक्ति को वास्तव में जानता हो उस वजह से
पर ये बात जरूर है कि उसे ये वेरीफाई करना है कि ये व्यक्ति जिंदा है। ये पूरा वेरिफिकेशन का मामला यही है, जो सारे साथी सुन रहे हैं वो, कि भाई वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं है, इसका एक तरीके से प्रमाणीकरण। क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद नो डाउट व्यक्ति को किसी न किसी दिन मतलब जाना ही होता है, तो वो चला जाता है, तो उसकी कैसे पता लगाएं, क्योंकि परिवार वाले बताते नहीं है और कई मामलों में ऐसा होता है कि वो पेंशन जाती रहती है। तो तब से ये पूरा चल रहा है। तो ये तो होता भी है, जैसे मान लीजिए 6 महीने पहले पेंशन, 6 महीने पहले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, लेकिन 6 महीने तक तो पेंशन वेरिफिकेशन चल ही रहा है, क्योंकि साल में एक बार ही होता है। वो 6 महीने की पेंशन गई है, उस व्यक्ति ने भी नहीं बताया, तो मतलब उस परिवार ने भी नहीं बताया। जो व्यक्ति चला गया वो तो क्या बताएगा, लेकिन परिवार भी नहीं बताता है, वो किसी भी कारण से पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, व्यस्त होते हैं या जानबूझ के, कोई भी कारण। तो इसलिए ये वेरिफिकेशन है ही इस बात का कि व्यक्ति जिंदा है या नहीं। तो वो या तो अंगूठे लगा के अपने इस पे फेस को दिखा के, और ये नहीं है तो फिर वो एसडीएम के सामने उपस्थित होकर अपने आप को ये बता दे कि हाँ मैं हूँ आज। जी धन्यवाद। तो आज का सत्र यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कमल जी, शंकर जी, मधुलिका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनवास के अगले चर्चा में फिर से मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिंदाबाद।